नमस्कार। आज फणीश्वर नाथ रेणु की रचनावली के बारे में सामान्य सी जानकारी जानेंगे। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था, यही पूर्णिया के फारबिसगंज में, और 11 अप्रैल 1977 को 1977 को उनका निधन हुआ। तो हिंदी के कालजयी कथा शिल्पी, प्रखर समाजवादी चिंतक फणीश्वर नाथ रेणु के संदर्भ में जानेंगे। रेणु का साहित्य भारतीय लोक जीवन के समग्र साक्षात्कार का साहित्य है और बदलते परिदृश्य की आहट का साहित्य भी है। उनका साहित्य मुक्ति का साहित्य है, सच्चे अर्थों में वे मुक्ति योद्धा हैं। 14-15 वर्ष की अवस्था से ही उनका साहित्य सृजन की ओर उनका मन अग्रसरित हो गया, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, लेकिन उनकी पहचान एक कहानीकार के रूप में एक व्यापक फलक पर आई। 1944 में बट बाबा उनका पहला कहानी है जो प्रकाशित हुई। विश्वमित्र पत्रिका में 27 अगस्त 1944 के अंक में प्रकाशित यह कहानी के क्षेत्र में रेणु की शक्ति और संभावनाओं को उजागर करती है। 1954 में उनका प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल छपा। हिंदी के क्षेत्र में वे जाने और पहचाने गए। उससे पहले उनकी दशाधिक कहानियाँ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे, जिनमें है कलाकार, न मिटने वाली भूख, वंडरफुल स्टूडियो, पार्टी का भूत, बीमारी की दुनिया में, इतिहास, मजहब और आदमी, रेखाएं, वृत्तचक्र, दिल बहादुर दाजियो आदि कहानी रेणु को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित कर चुका है। 1945 में उनका प्रसिद्ध रिपोर्टाज विद्यापति विदापत नाच सामने आया। रेणु का पहला कहानी संग्रह 1959 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम है ठुमरी। इसमें 9 कहानी है। इस संग्रह में 9 कहानी है। रसप्रिया, ठेस, सिरपंचमी का सगुन, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे हुए गुलफाम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया जैसी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इसके 8 साल के बाद 1967 में इनका दूसरा कहानी संग्रह आदिम रात्रि की महक का प्रकाशन हुआ, और इस कहानी संग्रह की सबसे प्रसिद्ध कहानी है नैना जोगी। 1973 में 12 कहानियों का संग्रह अगिनखोर का प्रकाशन हुआ, और इसके बाद अन्य कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। और 1984 में इनके निधन के बाद जो भारत यावर ने खोज करके हिंदी पाठकों के समक्ष इनके कहानी को रखा, और 2001 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन से अच्छे आदमी शीर्षक कहानी का प्रकाशन हुआ। रेणु की लगभग 64 कहानियाँ प्रकाशित है। उन कहानियों में कथ्य की ताजगी है तो शिल्प का वैशिष्ट्य भी। एक कहानीकार के रूप में रेणु ने हिंदी कहानी जगत को कुछ नया दिया, कुछ मौलिक दिया, कुछ नूतन दिया, कुछ नवीन दिया। उनके कहानी के बारे में प्रसिद्ध कथा समीक्षक मधुरेश का कथन है कि रेणु का कहानी संसार मुख्यतः ऐसे लोगों से निर्मित है जो किसी हद तक ग्रामीण जीवन के प्रति एक रोमानी मोह से ग्रस्त हैं, जिन्हें गाँवों का सांस्कृतिक और लोकतात्विक वैभव बहुत गहराई से छूता है, बांधता है। उनका ध्यान भारतीय ग्राम्य जीवन के बदलते संश्लिष्ट यथार्थ की ओर उतना नहीं है जितना उनके उत्सव धर्मी स्वरूप की ओर है। रेणु की अनेक कहानियाँ मधुरेश की इस कथन को पुष्ट करती है। अपनी कहानी में रेणु भारतीय गाँवों की उत्सव धर्मिता को, भारतीय गाँवों की आत्मीयता और मर्यादा को चित्रित करती है, तो वे औद्योगिकी के कारण बदलती हुई मानसिकता का भी चित्रण करती हैं। ठेस जैसी कहानियों में रेणु की प्रेम कहानी की अत्यंत चर्चा हुई है। उनकी प्रेम कहानियों की बड़ी व्यापकता है। तीसरी कसम, रसप्रिया, एक आदिम रात्रि की महक जैसी प्रेम कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी प्रेम कहानियाँ एक नए यथार्थ की ओर, एक नई दिशा की ओर हिंदी पाठकों का ध्यान आकृष्ट करता है। रेणु का पहला उपन्यास मैला आंचल 1954 में छपा। प्रकाशित होते हुए ही इसकी धूम मच गई। प्रारंभ में यह समता प्रकाशन से छपी। उस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध कथालोचक नलिन विलोचन शर्मा ने इस उपन्यास की विशेषता की ओर हिंदी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। इसकी भाषा व कथ्य की नवीनता ने सबको आकृष्ट किया। इसकी छोटी सी भूमिका में रेणु ने लिखा है कि यह मैला आंचल आंचलिक उपन्यास, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं। तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास के मानक के रूप में, प्रतिमान के रूप में स्थापित हुआ। इसके पहले आंचलिकता के क्षेत्र में कई प्रयोग हो चुके थे। कई लोगों की असहमति के बावजूद देहाती दुनिया 1926 में प्रकाशित आचार्य श्रीपूजन सहाय की रचना है, उसमें आंचलिकता के तत्व दिखाई देते हैं। महान धनराजपुरी ने 1941 में अविरल आंसू जैसा उपन्यास लिखा, जो चंपारण में नीलहों से त्रस्त
जनमानस की वेदना की पुकार को प्रतिबिंबित करने वाला उपन्यास था। आंचलिक उपन्यास में पूरा अंचल ही कैरेक्टर बन जाता है। इस दृष्टि से नागार्जुन ने भी अपने उपन्यास में आंचलिकता के तत्व का समावेश किया है। तो मैला आंचल के प्रकाशन के बाद हिंदी में आंचलिक उपन्यास की स्वीकृति मिली। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है। यह ऐसा सौभाग्यशाली उपन्यास है जो काव्य के स्तर तक पहुंच चुका है, और ऐसी कृति से लेखक को यह कठिनता होती है कि वह अपने लिए ऐसा प्रतिमान स्थित कर देता है जिसकी पुनरावृत्ति कठिन होती है। मुझे विश्वास है कि रेणु के मैला आंचल से भी उत्कृष्ट कृतियाँ सामने आएगी। मैला आंचल की भाषा से हिंदी समृद्ध हुई है। रेणु ने कुशलता से ऐसी शैली का प्रयोग किया है जिसमें आंचलिक भाषा तत्व पर निश्चित भाषा में घुल मिल जाते हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य में यदि गद्यावरोध था तो इस कृति से वह हट गया। प्रायः सभी कथालोचकों ने इस उपन्यास की प्रशंसा की है। इसमें 300 पात्र हैं। मात्र 3 वर्ष की घटनाओं को यह चित्रित करता है। पूर्णिया के एक गाँव को यह आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास है, और वह ग्रामीण जीवन की व्यापकता को प्रतिबिंबित करने वाला यह उपन्यास है, जिसके बारे में एक प्रसिद्ध शायर दमगुंडवी कवि कहते हैं कि खुदी सुकरात की हो या कि हो रुदात गांधी की सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे वस्त्रों से तन ढाके गुजरता है जहाँ कोई समझ लेना वो पगडंडी हमारे गांव जाती है। यानी कि गांव की पगडंडी की जो बनावट है, उसकी जो विशेषता है, और गांव की जो सदाशयता है, उस सदाशयता को प्रतिबिंबित करने वाला यह उपन्यास है। मैला आंचल इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, और अब तक इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं। 1957 में राजकमल प्रकाशन से ही इनका दूसरा आंचलिक उपन्यास प्रति परिकथा का प्रकाशन होता है। यह मैला आंचल की अगली उपलब्धि है। इस उपन्यास के बारे में प्रसिद्ध कथा समीक्षक विजेंद्र नारायण सिंह का कथन है कि प्रति परिकथा सचमुच ऐसा उपन्यास है जो काव्य के स्तर तक पहुंच चुका है। यह छटपटाती वेदना की पुकार है। यह एक ऐसी प्रति की कहानी है जो पिछले कई सौ वर्षों से मनुष्य के सब कुछ करने वाले हाथों की निर्माण परक स्पर्श से वंचित हैं। उसकी गोद में ऐसे मनुष्य हैं जो जाहिल और अपाहिज हैं। उसकी आत्मा में कोई सुनहली किरण नहीं पहुंच पा रही है, जो आदमी के साथ आदमियत नहीं बरतते। मनुष्य और मनुष्यता के बीच कोई संबंध होता है, इसका कोई पता नहीं। मैला आंचल और प्रति परिकथा सचमुच मानव जीवन का ऐसा चीत्कार है जो इतिहास में बार बार हमें सुनाई नहीं देता। 1963 में दीर्घ तपा का प्रकाशन होता है। 1972 में कलंक मुक्ति नाम से ही उपन्यास हिंद पॉकेट बुक रोड से छपकर सामने आती है। 1965 में जुलूस का प्रकाशन होता है भारतीय ज्ञानपीठ से। 1966 में अनुपम प्रकाशन से कितने चौराहे का प्रकाशन होता है। 1979 में पलटू बाबू रोड का प्रकाशन होता है, और यही पलटू बाबू रोड उपन्यास 1959-60 में ज्योत्सना में धारावाहिक के रूप में यह प्रकाशित हो चुका था। दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड लघु उपन्यास है। इस उपन्यास में रेणु एक प्रयोगधर्मी कथाकार के रूप में उपस्थित होती है। दीर्घ तपा में वर्किंग वुमेन्स का संघर्ष है, तो जुलूस में यातना भरी व्यथा है। जुलूस में पूर्वी पाकिस्तान से पूर्णिया आए शरणार्थी की मानसिकता का चित्रण है। कितने चौराहे में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है, जिसके केंद्र में एक बालक है। पलटू बाबू रोड में एक बंगाली परिवार की चारित्रिक पतन की कहानी है। तो इस तरह रेणु के उपन्यासों में कथ्य की ताजगी है तो शिल्प का वैशिष्ट है। रेणु ने उपन्यास विधा को जीवंत किया है। उनका रिपोताज, रिंजल, धंजल, नेपाली क्रांति कथा अपने आप में विशिष्ट है। ऐसा माना गया है कि रेणु की जो कथा की शैली है वह रिपोताज शैली है। रेणु ने न केवल नेपाली क्रांति को देखा था बल्कि उसमें सहभागी भी बने थे। बंग तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकांकी के दृश्य, समय के शिला पर, आत्मपरिचय, उत्तर नेहरू चरित्र इनके व्यंग्य संग्रह हैं, और ये नेहरू के बहुमुखी कृतित्व को रेखांकित करते हैं। रेणु ने संस्मरण भी लिखे हैं। रेणु ने अनेक विधाओं में लिखा है, वो सब महत्वपूर्ण है। रेणु की रचनाएं जनमानस के साथ संवाद करती रही है, कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और इनकी रचनाएं इनके कृतित्व को कालजयिता प्रदान करती रहेगी और हम में उत्साहवर्धन करती रहेगी। धन्यवाद।